प्यारे साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक वर्ग की परिमिति 4a + 8 इकाई है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ वर्ग का परिमिति दिया हुआ है। परिमिति और परिमाप एक ही होता है। आपका वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4a + 8। तो इसका पहले एक भुजा निकालेंगे तो वर्ग की एक भुजा हो जाएगी। वर्ग का भुजा हो जाएगा 4a + 8/4। अब 4a + 8 से हम 4 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा a + 2 और नीचे में क्या है 4। तो 4 और नीचे वाले 4 कैंसिल हो गए। बच गया आपका a + 2। ये वर्ग की भुजा हो गई। तो वर्ग की भुजा पता हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपको पता है a + 2, इसका स्क्वायर कर देना है। अब इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। a² + 2ab, 2 और 2 हो जाएगा 4a + b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। उसे कूटकर एक तार जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है के रूप में ढाला गया है। तार की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर एक ठोस गोला है जिसका व्यास हमें पता है। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया, गोले का केंद्र हो गया। ये आपका व्यास हो गया जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसी से एक आपका बनाया गया है तार। तार का दिया हुआ है व्यास। तो हम तार इस तरह से बना दिए। तो तार का व्यास जिसका दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। d/2 होता है और यहाँ भी d 6 है और r आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। अब जो ये आपका गोला है इसी से तार बना है। तो जितना गोले का आयतन होगा तार का भी आयतन उतना ही होगा। और तार आपका बेलनाकार होता है। तो तार के आयतन के लिए बेलन का आयतन हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और बेलन का आयतन होता है πr² h या l। पाई से पाई कैंसिल कर दिए। अब 4/3 इंटू यहाँ पर r है गोले का त्रिज्या जो दिया है 3। तो 3 × 3 × 3 r का क्यूब करना है। और तार का त्रिज्या दिया है 0.1 × 0.1 करेंगे इंटू l। अब इस 3 से कैंसिल कर दिए नीचे वाले 3 को। बच क्या गया 3 × 9 = 36। तो l बराबर आपका हो जाएगा
36 में 0.1 गुना 0.1, ये हो जाएगा 0.01। अब हम दशमलव हटाएं तो L बराबर हो जाएगा 36, 2 0 ऊपर में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर हो गया। अब इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो L बराबर हो जाएगा यहाँ पे 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर एवं 61 मीटर हो तो निम्न में से लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई को चुनिए। इस त्रिभुज में सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि दिया हुआ त्रिभुज समकोण है या नहीं है। तो समकोण होने के लिए दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण होता है। यहाँ पर 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का होता है 121 और 60 का 3600। इन दोनों को जोड़े तो आ रहा है 3721। 3721 आपका होता है 61 का स्क्वायर। तो हमारा दो भुजा का वर्ग जो है तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। इसका मतलब है त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। इसकी भुजाएं दी हुई है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है 60, ऊंचाई है 11, ये हो गया 30। 11 गुना 30 हो जाएगा 330 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे लंबी भुजा आपका यह है कर्ण। कर्ण के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें निकालना है ये वाला ऊंचाई कितना है। इसको हम h मान लेते हैं। यदि हम कर्ण को आधार माने और लंबाई को ऊंचाई माने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना 61 गुना ऊंचाई हम h को माने हैं और क्षेत्रफल निकाला गया है 330। तो h बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे 2 से उधर तो हो जाएगा 660/61। भाग देने पर h का वैल्यू होगा 10.81 मीटर। अगला क्वेश्चन है 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है तो मध्य संख्या ज्ञात करें। मध्य संख्या x मान लिए हैं और कुल 11 क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या x हो गई, तो 5 संख्या x के बाद होगा और 5 संख्या x के पहले होगा, क्योंकि बीच वाली संख्या x मान लिए हैं। तो संख्याएं आपकी हो जाएगी x बीच वाली संख्या हुई, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5। 5 संख्याएं x के बाद और 5 संख्या x के पहले होगी, क्योंकि बीच वाली संख्या हम x को माने हैं, माध्य संख्या है और टोटल 11 संख्याएं हैं। तो यहाँ हम x-1 होगा, x से पहले वाली संख्या, x-2, x-3, x-4 और x-5। अब सभी का योग जो दिया है, सभी का योगफल दिया है
आपका 220। तो सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ करके आ रहा है, सभी के योग दिया है 220 के बराबर। यहाँ पर देखिए क्या होगा, सभी को जब जोड़ेंगे तो ये जो है प्लस वाला 5 माइनस वाला 5 से कैंसिल हो जाएगा, -4 जो है +4 से कैंसिल, -3 +3 से, -2 +2 से, और -1 से कैंसिल हो गया। अब जो है x कितने बार है, 11 बार है, तो 11 बार x को जोड़ेंगे तो 11x आएगा। तो x बराबर होगा 220/11, ये आ जाएगा आपका 20। तो बीच वाली संख्या x माने थे, मध्य संख्या, वो आ गया 20। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपया हो और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपया हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक आय क्या होगी। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 अध्यापकों की कुल वार्षिक आय जो होगा, कुल वार्षिक आय क्या होगा, 10 गुना एक अध्यापक का आय जो है, वार्षिक औसत आय है 25,000, तो 10 गुना हम करेंगे 25,000, तो ये आ गया 2,50,000। अब दिया है 2 अध्यापकों में से प्रत्येक की वार्षिक आय जो है 20,000 रुपया है, तो फिर निकालेंगे 2 अध्यापकों की वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय, तो कुल वार्षिक आय हो जाएगा 2 गुना उनका दिया हुआ औसत आय 20,000 रुपये, तो ये हो गया आपका 40,000 रुपये। अब जो है चूंकि हमें 10 अध्यापक का कुल आय पता है और 2 अध्यापकों का कुल आय पता है, 10 अध्यापक के कुल आय से हम 2 अध्यापक का कुल आय निकाल दें तो बचेगा 8 अध्यापक का कुल आय। तो इसलिए अब 8 अध्यापकों की कुल आय हो जाएगा आपका 2,25,000 में से कुल आय जो होगा 2,50,000 में से माइनस कर देंगे 40,000, तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000। 8 अध्यापकों की वार्षिक आय निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 8 का कुल आय जो दिया हुआ है 2,10,000, उसमें भाग कर देंगे 8 से, 2,10,000 भागा करेंगे 8 से, तो ये आएगा आपका 26,250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले सोम, मंगल, बुधवार का कुल तापमान निकालेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का कुल तापमान क्या हो जाएगा। कुल तापमान के लिए औसत गुना हम करेंगे संख्या। 3 दिन दिया हुआ है और उनका औसत है 42, तो 3 गुना 42, यह आ गया आपका 126। अब मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे प्लस बृहस्पतिवार, थर्सडे
का कुल तापमान निकालेंगे। कितना होगा? 3 दिन है और इनका औसत दिया है 43। ये हो जाएगा 129 डिग्री सेंटीग्रेड। और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर हम ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कुल तापमान निकाल सकते हैं। बृहस्पतिवार का तापमान घटा देंगे। 44 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 129 में से 44 घटा दिए तो ये आ गया आपका 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो है ऊपर में हम देख रहे हैं यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिया हुआ है और नीचे अब आ गया ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। इसमें से हम इसको घटा दें तो मंडे का तापमान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, मंडे के तापमान के लिए 126 में से 85 घटा देंगे। 126 माइनस 85 डिग्री, तो ये आ गया आपका 41 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत चुनिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और उसके बाद 29। इन सभी का औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्याओं का योग करेंगे, बटा में संख्या दिया है 10 गो तो बाई करेंगे 10। ये हो गया आपका औसत। अब सभी को जोड़ें तो ये आएगा 129, भाग करेंगे 10 से तो औसत हो गया 12.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सन 1995 से 96 तक 5%, सन 96 से 97 तक 8% एवं सन 97 से 98 77% बढ़ जाती है। तो सन 95 से 98 तक कीमत में औसत बढ़ोतरी कितनी है ज्ञात करना है। तो यहाँ औसत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो औसत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 95 से 96 5% बढ़ा, फिर 8% बढ़ा और फिर 77% बढ़ा। भाग दे देंगे कितने से, 3 से। 3 साल के लिए बढ़ा है, 3 साल बढ़ोतरी हुई है। अब सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 8 5 13 और 77 90, 90 बटा 3। इसका मतलब है कि 30% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की, 30%। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या होगी बताना है। तो यहाँ पर औसत चाल के लिए आपको निकालना होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की दूरी भाग देते हैं हम लोग कुल दूरी तय करने में लगा हुआ समय। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल तय दूरी बटा कुल लगा हुआ समय। तो पहले दूरी कितना है, 15 किलोमीटर प्लस दूसरी दूरी है 20 किलोमीटर और तीसरी दूरी है 25 किलोमीटर। पहली दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो दूरी है 15 किलोमीटर, चाल है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। इस 15 किलोमीटर को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। तो दूरी आपको पता है तो समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से, 15 बटा 15, ठीक है, प्लस अब दूसरी दूरी है 20 किलोमीटर। किस चाल से चला उसने,
तो 20 किलोमीटर यहाँ पे चाल है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20/25 ये समय लगेगा। दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। प्लस करेंगे, अगली दूरी 25 किलोमीटर है और किस चाल से उसने तय किया है, वो किया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, एक बार में कैंसिल हो गया, एक आ गया इधर, 5 से 5 चौका 20, 50 25, 50 25, अब 5 तिहाई 15। अब ये हो गया आपका, ऊपर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 20 45 और 15 60, 60 भाग दे देंगे 1 प्लस 4/5 प्लस 5/3। अब ऊपर में 60 है, नीचे में एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो 15 एलसीएम आया, 15 लिखेंगे, 15 और ये हो गया 15 प्लस 12 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा 60। 15 नीचे है तो ऊपर कर देंगे और इनको जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 और 12 52, 52 हो गया। अब इसको हम कैंसिल करें, 15 चौका 60 और 13 चौका 52, 15 गुना 15 225, भाग करेंगे 13 से, ये आ जाएगा आपका 17.3। तो ये जो आपका है 17.3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 17.3 ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद सकते हैं तो उसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कंसेप्ट लगता है टाइम एंड वर्क का, M1 D1 M2 D2। M1 D1 क्या है, यहाँ पर M1 जो है पहले ग्रुप में जितने व्यक्ति हैं तथा जितने मशीन हैं, M1 मान लिए। D1 जो है पहले ग्रुप ने जितने समय लिए, जितने दिन लिए, जितने घंटे लिए। M2 उसी तरह से दूसरे ग्रुप में जितने व्यक्ति हैं और जितना समय उन्होंने लिया है, जितने दिन लिए हैं। तो दोनों ग्रुप सेम काम करेगा, इसलिए काम को बराबर कर देते हैं। पहले ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं, 4 दिन लिए हैं, तो 10 गुना 4 करेंगे। उसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो आधे दिन का मतलब है 1/2 दिन, और श्रमिक की संख्या निकालनी है, यानी कि M2 निकालना है हमें। तो M2 हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 80। इसका आंसर हो जाएगा 80 श्रमिक की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया। यहाँ पर 180 सीढ़ी चढ़ने के लिए उसने हर 30 सीढ़ी पर विश्राम किया है, तो 180/30 करेंगे तो ये आ रहा 6, यानी कि 6 बार उसने विश्राम किया है। लेकिन इसका आंसर 6 नहीं होगा, 6 में से 1 कम करेंगे, इसका आंसर होगा 5, क्योंकि आखिरी बार जो विश्राम उसका होगा वह पहुंच चुका होगा, तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे देखिए, पहला विश्राम वह 30 सीढ़ी चढ़ेगा तो करेगा, दूसरा विश्राम 60 पर, अगला करेगा 90 पर, उसका अगला 120 पर, उससे अगला 150 पे। जो आखिरी का 180 जो होगा सीढ़ी चढ़ चुका होगा, तो वहाँ पर विश्राम करने की उसकी आवश्यकता नहीं है, उसने चढ़ाई पूरी कर ली है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, आखिरी वाला, ठीक है।
तो उसने 5 विश्राम किए हैं। तो 5 विश्राम किए हैं, हर बार 2 मिनट का विश्राम था उसका। कितना मिनट? 2 मिनट। तो 5 गुना 2 करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे यानी कि 10 मिनट का कुल उसने विश्राम किया। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 रेलगाड़ी एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेगी? यहाँ पर 2 रेलगाड़ी है, एक जो है आपका 10 बजे खुलती है, दूसरा जो है 11 बजे। तो इसका चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी वाली रेलगाड़ी का 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा पहले खुली है ये, यानी कि 1 घंटा में तय दूरी कर लेगा ये 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका होगा। अब दोनों ट्रेन का सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? चूंकि दोनों की दिशा समान है तो चाल क्या होता है? घट जाता है। तो 75 माइनस 60 करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल दोनों की आ गई। अब दूसरी वाली ट्रेन कितने देर में ओवरटेक करेगा? तो 60 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है पहला। अब दोनों ट्रेन जो है कितने घंटे बाद मिलेगी? कितने घंटे बाद मिलेगी? तो पहली ट्रेन जो है 60 किलोमीटर आगे है और इनका चाल सापेक्षिक चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो 60 किलोमीटर बाटा करेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बाटा चाल, यानी कि 4 घंटे बाद जो है ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। 4 घंटे के बाद मिलेगी, लेकिन पूछ रहा है कि कितनी दूरी के बाद वो दोनों मिलेगी। तो दूसरी वाली ट्रेन 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो 4 गुना इसका स्पीड है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 4 गुना करेंगे 75, तो दूरी तय करेगा ये 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच दूरी 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए बी की ओर प्रस्थान करती है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की तरफ प्रस्थान करती है। एक दूसरे से निम्न समय के बाद मिलेगी। 2 स्टेशन हैं ए और बी, इनके बीच है 70 किलोमीटर की दूरी। 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ जाती है जिसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन है विपरीत दिशा से आ रही है बी से ए की तरफ, उसका चाल है 1 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है दोनों ट्रेनें जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो इनका सापेक्षिक चाल हो जाएगा, सापेक्षिक चाल। जब दिशा विपरीत है तो चाल क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सापेक्षिक चाल हो जाएगा 80 प्लस 60 यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी इनके बीच है 70 किलोमीटर, यानी कि आपका समय होगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 70, चाल हो गया 140, भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 घंटा आया तो 1/2 घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य दर से
3/4 चलने पर एक मनुष्य को 15 घंटे का विलंब होता है, उसकी सामान्य समय है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को उसकी सामान्य चाल नहीं पता है, तो सामान्य चाल मानेंगे, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। साथ ही साथ सामान्य समय भी नहीं पता है, तो सामान्य समय भी मानेंगे, सामान्य समय y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी कितना तय किया ये पता चल जाएगा। तय दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि x इंटू वाई हो गया, यानी कि x इंटू वाई किलोमीटर दूरी हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है अपनी सामान्य चाल के 3/4 चलने पर उसे 15 घंटा का देरी होता है। अब हमें समय का अंतर निकालना है उसके सामान्य चाल तथा सामान्य चाल के 3/4 का। तो समय का अंतर जो है 15 घंटा का देरी है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी चला है उसने x इंटू वाई, सामान्य चाल का 3/4, यानी कि सामान्य चाल है x, उसका 3/4, तो 3x/4 होगा, माइनस दूरी वही है x इंटू वाई, बाई में हो जाएगा उसकी सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4x इंटू वाई, बाई में हो गया 3x, माइनस x इंटू वाई बाई x इक्वल हो गया 15 का। अब यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो 3x आएगा, तो ये हो गया 4x इंटू वाई, माइनस में हो गया ये 3xy बराबर हो गया 15 के, माइनस करेंगे तो x इंटू वाई, बाई में हो गया 3x, ये हो गया 15। x से x को कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या हमारे पास, बच गया y बराबर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 या 45 हो गया, इतना घंटा हो गया। यहाँ पर 15 नहीं है, ये 1.5 है, ये हम लोग 15 मान के बनाए हैं, तो 1.5 लेंगे ये, तो 1.5 लेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा y का, यानी 4.5 घंटे। 4/5 को लिख सकते हैं 9/2, या इसको लिख सकते हैं 4.1/2 घंटे। क्वेश्चन है यदि y का x प्रतिशत z का y प्रतिशत हो तो z बराबर क्या होगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा लिख देंगे, y का x प्रतिशत बराबर कह रहा है z का y प्रतिशत के बराबर। अब इसको हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं y का x प्रतिशत के बदले बाई 100 होगा, इसको लिख सकते हैं z इंटू वाई बाई 100। अब 100 कैंसिल हो गया और ये y कैंसिल हो गया, इसका मतलब है x बराबर z होगा, तो आंसर हो गया z किसके बराबर है, x के बराबर। क्वेश्चन है किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला और राम ने श्याम को 400 मतों से पराजित किया। इस प्रकार राम को कुल कितने मत मिले। यहाँ पर 80% मतदाताओं ने ही भाग लिया है, तो 80% में से 42% किसको मिला है, राम को। तो राम को मिला 42%, तो शेष मिलेगा श्याम को।
तो श्याम को कितने मिलेगा? कुल 80% ही वोटिंग हुआ है, 80 में से राम का प्रतिशत घटा देंगे तो ये हो गया श्याम का, मतलब के 38%। 38% मिला श्याम को। अब जो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि राम ने श्याम को 400 मतों से पराजित किया, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि राम ने 42% वोट प्राप्त किया, श्याम ने 38%, और 400 अधिक मत मिला है राम को। तो यहाँ प्रतिशत में अंतर कितने का है? प्रतिशत में अंतर है यहाँ पर 4 का, और वोट में अंतर है 400 का। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतर बराबर 42 माइनस 38% बराबर है वोट में अंतर 400 का। ठीक है, तो 4% बराबर है 400 के, तो 42% बराबर हो जाएगा 400/4 इंटू 42। अब ये कट गया, मतलब हो गया ये 4200। तो राम को 4200 वोट मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पर 4% और 1%, यानी कि कुल 5% की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। तो 2 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यह पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक रामबाण ट्रिक है, उसको याद रख लेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? x + y + xy/100। इसको याद रखेंगे। ये जो ट्रिक है सभी जगह लागू होते हैं। इस ट्रिक को याद रखेंगे, ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे आपका जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है तभी लगाएंगे, या आय में वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है तो भी लगा सकते हैं, या 2 बार वृद्धि 3 बार वृद्धि हो रही है तो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रमिति में यूज हो सकता है इसका। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में इतने प्रतिशत कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो कुल कितने प्रतिशत का उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, कमी होगा, तो इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये बहुत जगह ये यूज होता है। तो इसका यूज कैसे करना है? यदि बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव रखेंगे, और कमी हो रही तो निगेटिव रखेंगे प्लस के जगह पे। ठीक है, तो आइए इसका यूज करते हैं। यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है, कितने बार? 2 बार, यानी कि 5 + 5 + 5 गुना 5 बटा होगा 100। ये हो गया 10 + 25/100, मतलब 10 + 0.25, ये आ जाएगा आपका 10.25%। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, 35% छात्र हिंदी में असफल रहे, 27% छात्र दोनों में असफल रहे। यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 288 हो तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर 2 विषय पढ़ने वाले छात्र हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो 2 वेन डायग्राम बना दिए, एक हिंदी के लिए और एक इंग्लिश के लिए। अब दिया है हिंदी में जो है आपका 20% असफल रहे, इंग्लिश में दिया है 35%। दोनों में असफल रहने वाले छात्र हैं 27%। तो ये जो है भाग देख रहे हैं, ये दोनों में असफल वाले का है, तो 27% दोनों में।
हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कितने असफल हुए? 20% प्लस 35%, यानी कि 55%। तो असफल छात्रों का कुल प्रतिशत हो जाएगा, असफल छात्रों का प्रतिशत हो जाएगा 55 माइनस 27, यानी कि 28%। तो असफल इतने आ गए, तो सफल कितने होंगे? कुल सफल छात्रों का प्रतिशत 100% से 28% घटाएंगे तो इसका मतलब है कि 72% जो है छात्र सफल हुए, और इनकी संख्या जो है 288, प्रतिशत में है 72 और संख्या में 288। तो यही जो है 72% बराबर 288 के हैं। तो निकालना है हमें कुल छात्रों की संख्या, यानी कि 100% का मान 288/72 गुना 100। ये हो गया 4 बार में कैंसिल, यानी कि आ गया 400। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है, 11 रुपये में 10 पुस्तकें बेचता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? इस तरह का क्वेश्चन को जल्दी बनाना हो आपको तो ये वाला तरीका सीख लीजिए। चूँकि 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है और 11 रुपये में 10 बेचता है, 11 रुपये में 10 पुस्तक बेचता है। पुस्तक की संख्या पहले बराबर कर लेंगे, क्योंकि जितना पुस्तक खरीदेगा उतना ही पुस्तक बेचेगा। पुस्तक की संख्या कब बराबर होगा? जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुल में यहाँ हम कर दिए मल्टीप्लाई 10 से और यहाँ 11 से, तो हो क्या गया ये 10 गुना 10, यानी कि 100 रुपये में 110 पुस्तक और 121 रुपये में 110 पुस्तक बेचता है। अब चूंकि देख रहे हैं पुस्तक जितना खरीदा उतना ही पुस्तक बेच रहा है, उसकी लागत मूल्य 100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य जो है 121 रुपया है। तो सीधा सीधा यहाँ पर 21% का फायदा हुआ। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु 121 रुपये में बेचा तो 21% का फायदा हुआ। तो सीधे इसको 21% का प्रॉफिट आ गया, फायदा आ गया। ठीक है, इसके और भी तरीका है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल करके भी बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है? दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 160/2, यानी कि 80 रुपया 1 वर्ष में मिल रहा है साधारण ब्याज। तो फार्मूला होता है दर बराबर ब्याज का अंतर CI माइनस SI गुना 100 साधारण ब्याज गुना समय। अब जो है CI SI का अंतर दिया है, कितना दिया है? 164 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, 160 रुपया साधारण ब्याज, अंतर हो जाएगा 4 रुपये का। 4 गुना 100 साधारण ब्याज जो है आपका
प्रति वर्ष 80 रुपया मिल रहा है, तो 80 गुना समय 1 वर्ष लिखेंगे क्योंकि प्रति वर्ष का दर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 20 बार में 20 × 100, यानी कि आपका दर आ गया 5% प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य के एक शेयर की बाजारी कीमत 25 रुपये है, तो कंपनी में 10% लाभांश घोषित किया, कंपनी के 1500 शेयरों का लाभांश होगा। समझने वाली बात है कि कंपनी जब भी लाभांश घोषित करती है वह अंकित मूल्य पर करती है। ठीक है, और जो ये 25 रुपये है वो शेयर के भाव बढ़ने के बाद हुए हैं। बाजार में शेयर के भाव बढ़ते और घटते रहते हैं, तो 10 रुपया अंकित मूल्य का शेयर का दाम बढ़ करके 25 रुपया हो गया है, तो कंपनी फायदे में है, उसके शेयर के भाव बढ़े हैं, तो कंपनी अपने शेयर धारकों को लाभांश देना चाहती है, तो लाभांश जब भी देती है वह अंकित मूल्य पर देती है। ठीक है, तो 10 पर देगी वह 10% का लाभांश, 10 रुपये पर 10% का लाभांश देगी, तो प्रति शेयर लाभ कितना होगा? 10 रुपये का एक शेयर है और 10% का लाभ, 10 का 10% निकालेंगे, यानी कि 1 रुपये का लाभांश दे रही है एक शेयर पर। तो यदि कोई 1500 शेयर उसी कंपनी का खरीदा होगा तो उसका लाभ कितना होगा? एक शेयर पर 1 रुपये का लाभ, तो 1500 शेयर पर 1500 का लाभ। ठीक है, 1500 पर लाभ हो जाएगा 1 गुना 1500, 1500 रुपये। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चुने। तो यहाँ पर मूलधन है 4000 रुपये और दर 5% 2 वर्ष के लिए। तो हम मिश्रधन पहले निकाल ले, अगर तो 2 वर्ष के लिए मिश्रधन क्या हो जाएगा? 4000 का 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 5% बढ़ने का मतलब है कि 100% जब मूलधन था तो 5% बढ़ा तो 105% बढ़ाएंगे। 2 बार के लिए है तो 2 बार 105% के लिए बटा 100 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 21 बार में ये 20, 21 और ये 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये 2 दूना 4, मतलब आ गया ये 10। मल्टीप्लाई करें तो 441 और ये 01 लग गया। अब ये मिश्रधन आ गया 441 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये, तो ब्याज क्या हो जाएगा? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी कि 410 रुपये आ जाएगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन है 4000 रुपये, मतलब कि 410 रुपये। ठीक है साथियों, यदि मेरे बताए तरीके आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसी तरह का चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। साइकिल को 20% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य होगा। 450 रुपये में उसने बेचा, लेकिन उसे 20% की हानि हुई। इसका मतलब है कि जब उसने 100% उसका क्रय मूल्य रहा होगा तो 20% हानि लेकर के 80% पर बेच दिया। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 80%। 100% क्रय मूल्य जिसमें से 20% हानि पर बेचा, यानी कि 80% बेचा, और रुपए में 450 में बेचा। प्रतिशत में 80 कितने के बराबर? 450 रुपये के बराबर। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
तो 20% लाभ का मतलब है कि 100% उसका क्रय मूल्य था, तो 20% लाभ लेकर के 120% पर बेचेगा। यानी कि 80% बराबर 450 है, तो 120% का मान हमको निकालना है। 450 बटा 80 गुना 120, ये हो गया 40 गुना 80, 40 3 2 से कैंसिल करें इसको तो 1.5 मल्टीप्लाई कर दे तो 15 × 5 = 75, 5 7 5 चौका 60 और 7 67, 675 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है x का 33.1/3% बराबर 11 हो तो x का मान क्या है। यह एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कह रहा है वैसा कर देंगे। x का 33.1/3 का मतलब है 100/3% बराबर 11 के। अब यहाँ पर क्या है, प्रतिशत के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/3 इंटू ये प्रतिशत जो है इसके लिए बटा 100 हम लिख सकते हैं। नीचे में 100 कैंसिल हो गया, इधर में बराबर 11 है, तो x का मान हो गया 11 गुना 3 यानी कि 33। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक वर्ग में x और y जो है दो लोग हैं, उनको निम्न तरह से मार्क्स मिले हैं। जैसे हिंदी में x को 80, y को 79, अंग्रेजी में 84 और y को 92 मिले हैं। गणित में x को 90, y को 98। तो यहाँ इस तरह से दिए हुए हैं, कुल 100 मार्क्स थे, किसको किससे अधिक और कितने कम मिले। सबसे पहले हम लोग x को कितना मार्क्स मिला है और y को कितना मार्क्स मिला है उसको जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा x को मिलने वाला मार्क्स सभी को जोड़े तो 323 और y को मार्क्स मिला कितना, तो y को मिला है ये 319। अब जो है यहाँ ऑप्शन में देखें हम लोग तो प्रतिशत में पूछा गया है किसको कितना प्रतिशत अधिक मिला है। तो अब हम लोग x को मिलने वाला प्रतिशत अंक निकालेंगे, x का प्रतिशत अंक। तो क्या हो जाएगा, 323 मिला है कितने में, 400 में, गुना 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, मतलब 80.75% मिला है किसको, x को। y का प्रतिशत अंक निकालेंगे, इसको मिला है y को 319 कितने में, 400 में, भाग करेंगे गुना करेंगे 100 से। अब ये हो जाएगा 4 7 28, 4 9 36, 79.75 आया किसका प्रतिशत, ये आया y का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x को 1% अंक ज़्यादा मिला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 1% अंक जो है x को अधिक मिला है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें डिवीजन का क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको शेष निकालना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो इसके लिए आसान सा तरीका आप समझ लीजिए, जो दिया हुआ है 7 के पावर 13 प्लस 1 जो है इसको 6 से भाग देने पर, 6 से भाज्य है अगर, तो शेष कितना आएगा। इसको भाग दिया गया है किससे, 6 से, तो शेष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये जो आपका 7 है, 7 का पावर 13, इस 7 में भाग देंगे किससे, 6 से। तो 7 में 6 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा। अब जो है ये 1 का पावर 13 हो गया, एक बार में भाग लगा और शेष 1 बचा, तो 1 का पावर 13 हो गया, प्लस में 1 है, बटा में 6। अब जो हमारा है ये 1 का पावर 13 का मतलब 1 ही होता है, 1 का पावर हम कितना भी बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस में 1 बटा में
6। अब जो है 1 और 1 हो जाएगा 2/6। तो 2 में भाग नहीं लगेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, शेष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। शेष क्या होगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56,700 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको करने के लिए आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 56,700 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10। फिर 2 से भाग लग सकता है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 5 10। अब जो है 5 से भाग लगा के देखेंगे। 5 दूना 10, 5 8 40, 5 3 15 और 5 25। फिर 5 से भाग लगेगा। 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अब जो है 5 से भाग नहीं लगेगा, किससे भाग लगा सकते हैं, 7 6 13, 5 18। 3 से भाग लग सकता है। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 9 27। फिर 3 से लग सकता है। 3 6 18, 3 3 9। फिर 3 से हम भाग दे देंगे। 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग लग सकता है। 3 सते 21। अब जो है यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन 7 जो है अकेले है। 7 का भी स्क्वायर होना चाहिए तब एक पूर्ण वर्ग होगा। पूछ रहा है किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें एक और 7 से, यानी कि 7 से गुणा होने पर यह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 7 हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 और 100 के बीच कितनी यमज यानी कि अभाज्य जुड़वा संख्या है। अभाज्य जुड़वा संख्या बोलते हैं वैसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इनके बीच क्या है अंतर, 2 का अंतर है। 100 के बीच निकालना है तो 70 और 100 के बीच में क्या होगा, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। 71 आएगा अभाज्य संख्या है एक। 73 आएगा। अगला होगा 79, 83, 89 और 97। ये सब जो है अभाज्य संख्या है। इसमें से हम लोग को जुड़वा अभाज्य कौन सा मिला और कितना मिला जिसके बीच 2 का अंतर हो। तो एक तो मिला ये, इनके बीच 2 का अंतर है, एक मिल गया जुड़वा अभाज्य। अब इधर जो है कोई नहीं है जिनके बीच हमारा जो है 2 का अंतर मिले। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक ही जुड़वा अभाज्य है। अगला क्वेश्चन है 2 घनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक को दूसरे से भाग देने पर भागफल 4 है, तो संख्या कौन सी है बताइए। 2 घनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, तो मान लेते हैं a पहला घनात्मक संख्या और b दूसरा घनात्मक संख्या, इनके बीच अंतर 72 का है। एक और चीज दिया है, एक को दूसरे से भाग देने पर भागफल 4 आ रहा है, यानी कि a/b 4 के बराबर है। ठीक है, हम इसको 1 मान लिए। तो यहाँ पर हम a का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा a बराबर 4b। ठीक है, अब a बराबर 4b है, ये 2 इक्वेशन मान लिए। इक्वेशन a का मान जो है हम रख दें 1 में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 में रखने पर ये हो जाएगा a का मान 4b रखेंगे माइनस b बराबर 72 के, तो 3b बराबर हो जाएगा 72 के, यानी कि b बराबर हो जाएगा 24।
तो b 24 आया तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा 24 गुना 4 करेंगे, इक्वेशन इसमें रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो 4 गुना 24 कीजिए तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 2496 इसका आंसर होगा। ठीक है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 के पावर 4, तो x प्लस 1/x बराबर वाट पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाएगा। 2 जोड़ दिए, इधर भी 3 के पावर 4 प्लस 2 कर दिए अपने तरफ से। ठीक है, यहाँ हम दोनों तरफ 2 जोड़ दिए। तो अब क्या होगा ये देखेंगे, इधर वाला क्या हो गया, ये a प्लस b का ये होल स्क्वायर है। क्या है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इधर हम कर सकते हैं 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 के पावर 4 का मान निकालेंगे 81 प्लस 2, ये हो जाएगा, जोड़ देंगे 83 के बराबर। आगे क्या होगा, ये x प्लस 1/x² को हम लोग इस साइड लेके आए तो रूट अंडर 83 हो जाएगा। ठीक है, हम इस स्क्वायर को हटा करके इधर लेके आए तो रूट लग गया। इसका मतलब है कि x प्लस 1/x का मान होगा रूट अंडर 83। साथियों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप सभी की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। इसी तरह का मैंने सभी वर्षों का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको प्ले लिस्ट पे 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं और 67वीं सभी के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।